दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, सर ने मुझे जो एक मौका दिया है, तो मैंने एक टॉपिक चुना, आउट ऑफ द टाउन ग्रुप या बिजनेस इन मल्टीपल सिटीज। एक्चुअली क्या है, मैंने कहीं पे कहीं सुना था या पढ़ा था कि हमारे जीवन में हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज के ज़माने में आज हम लोग 21st सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो रोज़ हम लोग सीखते हैं। तो हमारे पास सीखने के लिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास गुरुज़ हैं, हमने स्कूल में पढ़ाई की है, हमने कॉलेज में पढ़ा है और आज भी हम लोग जीवन में बहुत सारे माध्यमों से सीख रहे हैं। आज यूट्यूब भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम ज्ञान लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में कोई यूट्यूब नहीं था, ना स्कूल था, ना टीचर्स थे, ना बुक्स थी, कुछ भी नहीं था सीखने को। तब के लोग भी ज्ञानी हुआ करते थे। उस ज़माने में भी लोगों की जानकारियाँ कम नहीं थी और इनफैक्ट अगर आप रामायण और महाभारत के ज़माने में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे स्कॉलर्स उस समय थे और उस समय भी टेक्नोलॉजी कम नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक सवाल बनता है कि वो लोग कैसे सीखते थे? आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम है सीखने के लिए, उन लोगों ने कहाँ से क्या माध्यम था उनका सीखने का? आज मैं आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम लोग चाहें, तो सीखने के लिए ना तो किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत है और ना तो किसी और माध्यम की ज़रूरत है। सीखने के लिए भगवान ने जो 2 आँखें दी हैं हमको, वो आँखें ही काफ़ी हैं। तो दोस्तों, सीखने का जो सबसे बेहतरीन माध्यम माना जाता है, एंशिएंट ज़माने से, वो है ऑब्जर्वेशन। कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को, अगर आपके पास जो आप सेंस है विजन का, वो स्ट्रांग इनफ हो, तो हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सक्सेसफुल लोगों को देखकर सीख सकते हैं। तो आज मैं जो ये आपको आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब कैंगन स्टार्ट किया था, तो इंडिया में डैश थ्री कोई नहीं था। आज सुदेश सर डैश थ्री हैं और बाकी और भी 6-7 लोग डैश थ्री पोजीशन पे आ चुके हैं इंडिया में। तो आज इन सभी सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को देखकर हमें सीखना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे मिली है, आप लोगों से के साथ शेयर करूंगा। होप यू ऑल विल एंजॉय दिस स्टोरी। आप सबने देखा है पहाड़ों पे एक रोपवे होता है, रोपवे। जैसे नियाग्रा फॉल है कनाडा में, या मलेशिया में भी एक रोपवे है बहुत लंबा सा। तो एक बार एक वॉलंटियर ने अनाउंसमेंट किया कि मैं 1 किलोमीटर के रोपवे पे, जो पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी पे, आप ये मान के चलें कि किलोमीटर का रास्ता था, 1 किलोमीटर का। उस रोपवे पे जो वैन होता है, जो कैब होता है, उसमें बैठ के भी लोगों को डर लगता है नीचे देखने पे। इतनी हाइट पे वो रोपवे था और किसी ने अनाउंस किया कि इस रोपवे पे मैं पैदल पैदल चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि ऐसा आज तक कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ था कि कोई पैदल रोपवे पे हजारों फीट की हाइट पे और पैदल चल के कोई दिखा पाए। तो उस व्यक्ति ने स्टार्ट किया, हजारों की भीड़ थी, सब लोगों को लगा कि शायद ये कर नहीं पाएगा, और लेकिन उसने सक्सेसफुली रस्सी पे चल के दिखाया। और जब वो रस्सी उस पर चले गए, तो लोगों को कहा कि अब आपको बिलीव हो गया कि हम लोग चल सकते हैं रस्सी पे। तो उसने कहा अब मैं एक बार और चल के आपको दिखाऊंगा। तो फिर उधर से वो रिटर्न भी पैदल ही आए, और ऐसा करके उन्होंने 3 राउंड पैदल लगाया उस रोपवे पे। और उसके बाद पूछा लोगों से कि अब आपको बिलीव हो गया होगा कि पैदल चला जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि इस पे साइकिल से भी चला जा सकता है, तो क्या आप
बिलीव करेंगे? लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो अनबिलीवेबल है कि कोई रोपवे पे साइकिल पे 1 किलोमीटर चले। तो स्टार्ट किए और साइकिल पे वो उस पार चले गए। अब लोगों को एहसास हुआ कि साइकिल से भी चला जा सकता है। लोगों को भरोसा हो गया कि रोपवे पे 1 किलोमीटर तक साइकिल से या पैदल चला जा सकता है। अभी उसने पूछा सभी लोगों से कि आप सबको भरोसा हो गया है कि मैं एक और बार साइकिल से या पैदल चल सकता हूं? तो सभी ने कहा हाँ हाँ, पूरा भरोसा हो गया है, आप आराम से चल सकते हैं। तो उसने एक सवाल किया लोगों से कि आप में से कोई एक वॉलंटियर है जो मेरे साथ चलना चाहता हो? तो ये सुनते ही सब सब किसी ने हाथ नहीं उठाया। दोस्तों, इस स्टोरी में जो मैसेज है कि हमें भरोसा तो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम चलने को तैयार नहीं होते। आज सुदेश सर ने एक आईडी पे -3 करके हम लोगों को दिखा दिया है, और वो अब बता रहे हैं कि आप आओ, जैसे मैं चला हूं आपको चलने को सिखा रहा हूं, आप मुझे देख के सीखो और ऐसे चलो। अभी एक राउंड हो गया उनका रस्सी पे, अभी वो दूसरे राउंड की तैयारी में, उनकी दूसरी राउंड भी -2 हो चुकी है, तो वो कई बार आपको चल के दिखा सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे मेंटर हैं, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग लकी हैं सब लोग कि वो चल के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया है। और आपके टीम के लीडर्स जितने भी हमारे 6 से हैं, 6 से 2 हैं, 6 से -2 हैं, सबने आपको चल के दिखाया है कि यस इट इज पॉसिबल। वो आपको आवाज दे रहे हैं कि आइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है। हम सबको पता है, कल एक पॉपुलर अभिनेता नहीं रहे हमारे बीच, इरफान खान जी। हाँ, और आज ऋषि कपूर जी नहीं रहे हमारे बीच। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सिर्फ कि ये बात फैक्ट है कि चाहे आप ज़ीरो पे हो या आप हीरो हो, हम सबको एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना है। लेकिन ये जो टाइम है हमारा, जो हमारे पास बचा है टाइम, उसमें कुछ करके दिखाना है, वरना दुनिया फिर आम आदमी की तरह, हम आए थे और आम आदमी की तरह चले जाएंगे। आते सभी लोग आम हैं, जाना खास होकर जाना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी अ, आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हम लोग वर्ल्ड की क्या, हम सृष्टि की सबसे अच्छी रचना है भगवान की। वी आर द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने हमसे अच्छी मशीनरी या हमसे अच्छा जीव कुछ बनाया ही नहीं है। वी आर द बेस्ट। तो हमारे हमको, अगर हम जंगलों में देखें, जंगलों की लाइफ, जंगल में जब एक सूर्योदय होता है तो एक शेर भी भूखा उठता है और एक हिरन भी भूखा उठता है। हिरन जो डियर होता है वो भी भूखी रहती है सुबह में, और शेर भी भूखा रहता है सुबह में। उनको उस दिन का सूर्यास्त देखने के लिए शेर को हिरन से तेज भागना पड़ता है, और अगर हिरन सूर्यास्त देखना चाहता है, सनसेट देखना चाहता है, तो उसको शेर से ज्यादा तेज भागना पड़ता है। तो दोस्तों, हम लोग कई बार अपनी लाइफ में जो हमें छोटा सा कंफर्ट हमारा है, उस कंफर्ट में इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम भागते नहीं हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट की लाइफ देखें तो हर व्यक्ति हमेशा भागते रहते हैं। वहां पे जो जंगल के शेर होते हैं, जंगल के जो जानवर होते हैं, वो हमेशा भागते हैं। क्या हुआ सुरेश सर को? तो इसलिए ये कहा जाता है कि इट इज बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। हमें जंग लगने से अच्छा है कि हम यूज होके खत्म हो जाएं। एक और बहुत अच्छा कोटेशन है कि कहा जाता है कि अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको रस्ट लगता है। मतलब इफ यू रेस्ट यू रस्ट, और वंस यू रस्ट यू बिकम डस्ट। तो बेटर ये है कि हम अपनी लाइफ को फुल यूज करके इस दुनिया से जाएं।
दोस्तों, बिल गेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, सभी जानते हैं। बिल गेट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट मिलेनियर बिलियनियर इन द वर्ल्ड। उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। उनकी बुक का नाम है। इस बुक को आप देखेंगे, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो उन्होंने उसमें 3 बातें बताई हैं कि वो किस तरीके से लाइट की स्पीड में बिजनेस करते हैं। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, और उस स्पीड से वो बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने 3 बातें उस में बताया है। फर्स्ट है उनकी जो स्पीड है बिजनेस का, उसके लिए 3 बातें हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। पहली चीज जो बताते हैं, डिटर्मिनेशन, मतलब उनके बिजनेस में उनका जो डिटर्मिनेशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन। तो हमें अपने बिजनेस को लेके हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात जो वो बताते हैं इंटेंस हार्ड वर्क, बहुत कड़ी मेहनत। इंटेंस हार्ड वर्क के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि किसको इंटेंस हार्ड वर्क बोलते हैं, हम लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और थर्ड उनका जो पॉइंट है वो एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरों के आइडियाज का सम्मान करना या दूसरों के आइडियाज को वेलकम करना। ये 3 गुण अगर आप में है तो आप अपने बिजनेस को लाइट की स्पीड से कर सकते हैं। अभी दोस्तों, हम में से हर आदमी अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं। हर व्यक्ति करता है, करना भी चाहिए। आप में से बहुत लोग अच्छी मेहनत करते भी हैं। मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूं कि हम अपनी सक्सेस के लिए कितना काम कर सकते हैं। आप सब लोगों ने स्वामी नारायण संस्था के बारे में सुना होगा। स्वामी नारायण संस्था जो है BAPS, जिनका अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, उनके गुरु थे, जो अभी लास्ट गुरु थे, गुरु प्रमुख स्वामी। उनकी लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। 1950 में स्वामी नारायण संस्था एक छोटी सी संस्था थी, और उस समय उन्होंने उसके हेड का पोजीशन संभाला था, और 65 साल तक वो उस हेड रहे। और 65 सालों की लाइफ में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अक्षरधाम की तरह, दिल्ली का अक्षरधाम जो है उस तरीके का 1300 मंदिर उन्होंने बनवाए। 1300 मंदिर सर, छोटे बड़े, 60 कंट्रीज में, 60 देशों में 1300 कंट्री में उन्होंने और 1300 मंदिर बनवाए। दूसरा, 150 से ज्यादा उन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, और 200 से ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाए। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 18,000 गांवों को पर्सनली विजिट किया 60 कंट्रीज में। और वो छोटे छोटे गांवों में जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि आप नशा क्यों ना करें, या जो हमारी जो कस्टम्स हैं, जो हमारी जो बहुत सारी जो रूढ़िवादिता है, उसको हटाने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया 18,000 गांवों में जाके पर्सनली। स्वामी प्रमुख जो थे, प्रमुख स्वामी महाराज, वो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 20 मिलियन लोगों से वो मिले हैं। 20 पे अगर हम 6 जीरोस लगाएं तो मतलब 20 मिलियन लोगों से वो लाइफ टाइम मिले। हर दिन सुबह से शाम तक वो 600 लोगों से मिलते थे पर्सनली। सुबह, दोपहर और शाम 200 लोगों से पर्सनली मिलते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, उनको सॉल्यूशन देते थे। और अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 7 लाख लेटर्स का जवाब दिया था। 7 lakhs, अगर उसको आप पर डे उनकी लाइफ से डिवाइड करेंगे तो वो बैठता है 70 से 75 लेटर्स पर डे वो रिप्लाई देते थे, खुद से पढ़ने के बाद उसका रिप्लाई करते थे। हर दिन, चाहे वो 60 कंट्रीज में कहीं भी रहें, उनका 1 घंटे का एक सेशन जरूर होता था। वो लोगों को इंस्पायर करने का एक उनका मोटिवेशनल प्रोग्राम होता था। इसके बाद 20 मिनट प्रतिदिन प्रवचन होता था उनका, जो 60 कंट्रीज में लोग सुनते थे। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 50,000 से ज्यादा
वैसे लोगों को वॉलेंटियर बनाया जिन लोगों की सैलरी 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख रुपए मंथली सैलरी थी, उसको उन्होंने बनाया। तो इतना सारा हार्डवर्क उन्होंने किया, कैसे कर पाए वो भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं। वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनका एक स्लोगन था कि बाय कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वी ऑल आर कनेक्ट हेयर, और अगर हम एक्टिविटी करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइट की स्पीड से भी बिजनेस कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, पता होगा कि भाई मैं तो पार्ट टाइम करता हूँ, और पार्ट टाइम में आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आप जस्टिफाई करते होंगे कि भाई मेरे पास तो थोड़ा पार्ट टाइम करता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पार्ट टाइम और फुल टाइम जैसा इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा को आप सब जानते हैं, टाटा के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आज रिलायंस का, अंबानी फैमिली के, मुकेश अंबानी का बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके। आप उनसे अगर पूछें कि आपका कौन सा बिजनेस आप फुल टाइम करते हैं और कौन सा बिजनेस पार्ट टाइम करते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि ये फुलेस्ट क्वेश्चन है, मेरे सारे बिजनेस में फुल टाइम ही करता हूं। आप सुबह से उठकर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, आप खाते हैं, आप रोज नहाते हैं, आप रोज सोते हैं। कौन सा फुल टाइम है और कौन सा पार्ट टाइम है? तो दोस्तों फुल टाइम और पार्ट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि वन टाइम में जो काम आप कर रहे हैं उस समय उस बिजनेस पे आपका फोकस क्या है। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस में और लाइफ में और किसी भी बिजनेस में अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें सब सही तरीके से सीखना पड़ेगा कि किसको बोलते हैं कीन ऑब्जर्वेशन। अगर बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखें तो हमें फिर सारी बातें समझ में आ जाती है कि हमें करना क्या है। आज का ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, ये मैंने सुदेश सर की जो जर्नी है, इनर्जी का जो जर्नी मैंने ऑब्जर्व किया, उससे ही मैंने उठाया है और इसको फॉलो भी मैंने किया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़े तो आपको मल्टीपल सिटीज में बिजनेस अपना बिल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप सब लोगों ने सुना होगा एक और नाम है इस बिजनेस का, उस नाम को बोलते हैं कॉपी कैट मार्केटिंग। मतलब ये बिजनेस ही नकल करने का है। तो अगर हम सिर्फ सफल लोगों की नकल अच्छे तरीके से करना सीख लें तो हम सफल हो सकते हैं। और देखिए ये जो सफल लोग हैं उन्होंने दो काम किया। पहला काम किया, प्रोडक्ट सेल करना सीखा, और दूसरा कौन सा काम किया? नेटवर्क बिल्ड किया अलग अलग शहरों में जाकर। दोस्तों लाइफ और इमेजिक बिजनेस मेरे लिए दोनों सेम है, और इन दोनों के दो एस्पेक्ट हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट है एनर्जी। अगर आप अपनी लाइफ में और इमेजिक बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो एक जरूरत पड़ती है एनर्जी। और एनर्जी हम सब चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपनी। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने को ठीक करते हैं, अच्छा राइट फूड लेते हैं, राइट काइंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वी आर हैविंग द बेस्ट काइंड ऑफ वाटर, कैंगन वाटर पीते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं। इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकें और एनर्जिक बिजनेस को भी बहुत तेजी से हम ग्रो करवा पाए। दूसरा जो कंपोनेंट है लाइफ का और इस बिजनेस का, वो है टाइम। और माय फ्रेंड्स, आप सबको पता है टाइम हम सभी के पास
लिमिटेड है और हम अपने टाइम को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन लाइफ के टाइम को आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बिजनेस के टाइम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी थी, आज जितने भी मल्टी बिलियनियर्स और जो टाइकून्स हैं वर्ल्ड के बिजनेसमैन, उन सब लोगों ने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है। और वो टाइम अपना इंक्रीज करके, उन्होंने टाइम कैसे इंक्रीज किया कि उन लोगों ने लोगों को हायर किया, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो। कोई एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये पिक्चर रखा है कि कोई भी बड़ा बिजनेस लोगों को हायर करता है, उनके टाइम को वो बाई करते हैं और इसीलिए उनका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। आज तक अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो आम आदमी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि आप भी अपना टाइम मल्टीप्लाई कर सकें। और माय फ्रेंड्स, अगर हम अपना टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम इस जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। तो आज हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। आज से कुछ सालों पहले नेटवर्क मार्केटिंग आई और ये वही टेक्नोलॉजी है जो एक आम आदमी को भी मौका देती है कि आप अपना भी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादा लोग अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए भी टाइम मल्टीप्लाई करना नहीं सीख पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको अपना टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपको डुप्लीकेशन के सिद्धांत को सीखना पड़ेगा। आप अकेले बहुत बड़ा ना तो नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, ना आप बहुत शहरों में एक साथ प्रेजेंट रह सकते हैं। आज सर ने एक और बहुत अच्छा हम लोगों को आइडिया दे दिया कि जूम मीटिंग से भी हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी का यूज करके या नेटवर्क मार्केटिंग का जो फिलॉसफी है उसको यूज करके हमको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका चेक साइज बड़ा होने वाला है। वरना यहाँ पे भी आप एक सेल्समैन की तरह काम करते रह जाएंगे, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग का के सिद्धांत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम, उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। अगर आपने डुप्लीकेशन नहीं किया अपना, तो आप फिर इस बिजनेस में एक सेल्समैन बन के रह जाएंगे और आपकी टीम भी ग्रो नहीं कर पाएगी और आप एक सफल नेटवर्क मार्केटर नहीं कहला पाएंगे। दोस्तों, डुप्लीकेशन के लिए एक कुछ बातें आपको याद कराना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, आपके पीपीटी पे एक बात दिख रही है, उसमें लिखा है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग जब किसी को यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी हमसे पूछती है कि ये यूजर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हम लोग बताते हैं नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो हम लोग उनका एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म भरते हैं और कंपनी उनको एक आईडी नंबर देती है जो हमारी कंपनी में उसकी आइडेंटिटी होती है। अब वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी ने उसको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बोला। बट दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि फैक्ट है कि पहले दिन कोई भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। वो पहले दिन क्या होता है? डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो आप पे डिपेंड होता है कि सर मशीन कैसे इंस्टॉल होगा, सर ये बिजनेस प्लान कैसे बताना है, सर ये डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है। मतलब पहले दिन क्या होता है? वो डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, डुप्लीकेशन के सिद्धांत को यूज करके उसको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। और जितनी ज्यादा आपकी टीम में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, आपकी टीम उतनी तेजी से ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पे जो बात मैं लेके आगे आने वाला हूं कि क्यों आपको करना चाहिए डिफरेंट सिटीज में, क्योंकि जब आप एक साथ 4-5 सिटीज में काम करते हैं तो आपके लोगों को टाइम मिलता है इंडिपेंडेंट बनने का। अगर आप एक ही शहर में अवेलेबल हैं हमेशा, तो आपके लोग आपको बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए याद करेंगे और वो इंडिपेंडेंट जल्दी नहीं बनेंगे। उनको सालों लग जाएंगे इंडिपेंडेंट बनने में, क्योंकि आप वहां पे अवेलेबल हैं। अब आप अवेलेबल रहते हुए अगर उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं आप सीखिए, आप खुद सीखिए, आप करिए, तो उनको बुरा लगता है। लेकिन आप अगर दूसरे शहर में हैं, तो अगर उनको कोई कॉल आ गया कि आज मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो वो जरूर ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे तो उनके अंदर पोटेंशियल है, वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और जब आप नए शहर में जाते हैं तो वहां के लोग भी जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं, क्योंकि उनको पता होता है
कि मुझे ये जो हमारे सीनियर आए हैं, ये 2 से 3 दिन रुकेंगे इस विजिट में, उसके बाद मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर डुप्लीकेशन को यूटिलाइज करना है, तो आपको कुछ काम करने होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डुप्लीकेशन हो, इसके लिए आपको सिंप्लिसिटी को यूज करना होगा। मतलब आपका जो काम है देते हैं, वो इतना सिंपल रखिए कि कोई एक व्यक्ति जल्दी से जल्दी सीख ले, और एकदम इजी टू फॉलो प्रोसीजर हो कि कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना होता है। वो सारी चीजें अगर आपने एक प्रोसीजर को जो फॉलो आप करते हैं, वो अगर इजी फॉलो करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपके डुप्लीकेट्स बनेंगे। अपने काम में हम लोग कई लीडर्स क्या करते हैं कि हर बार जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो एक नए तरीके से देते हैं, और हम बताते भी हैं कि ये फलाने थे तो उनको ऐसे दिखाना है, और ये एम्प्लॉई हैं तो इनको ऐसे दिखाना है, ये बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसे दिखाना है। तो फिर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो जल्दी आपको फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है काम करने का, कोई प्रोसीजर ही नहीं है। आप तरीके तरह तरह से काम करते हो, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है किस स्टैंडर्ड से काम करना है। तो डुप्लीकेशन आपका जल्दी से जल्दी नहीं हो पाता है। तो हमें डुप्लीकेशन हो, इसका बहुत ध्यान रखना है, लोगों की मदद करना है, ऑपरेट करना है उनको स्टार्टिंग में, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जो डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर आए थे हमारे साथ, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। कंप्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी थी, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कंप्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब आप अगर बहुत जटिल प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी जल्दी से फॉलो नहीं कर पाएगा। आपका जो बिजनेस है वो सिंप्लिसिटी, एथिक्स और बेसिक्स पे अगर आप बिल्ड करते हैं, तो जल्दी से जल्दी लोग आपको फॉलो कर पाएंगे। अभी दोस्तों, अगला जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, वो है आउट ऑफ टाउन बिजनेस, बिजनेस इन मल्टीपल सिटीज। तो सबसे पहले आता है कि क्यों हम मल्टीपल सिटीज में काम करें। तो दोस्तों, एक बात जो मेरे दादाजी, मेरी दादी, हमारे पुराने पूर्वज हमारे कहते थे, वो याद कराना चाहता हूं आपको, कि आपका शहर आपको आराम दे सकता है, रोजगार दे सकता है, लेकिन तरक्की नहीं दे सकता। अपना शहर, अपना घर दुनिया की सबसे आरामदायक जगह होती है, और प्रदेश सबसे बड़ा गुरु होता है। प्रदेश बहुत टफ टीचर होता है। जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने, तो वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। तो अगर गुड लाइफ को नहीं छोड़ेंगे तो ग्रेट लाइफ कैसे मिलेगा। आप सबने सुना है कि अगर हमको मोर कंफर्ट में जाना है, तो हमें पहले नॉन कंफर्ट में जाना पड़ेगा। पहले आपको नॉन कंफर्ट में जाना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में मोर कंफर्ट मिलने वाला है। तो आपका जो कंफर्ट जोन है, वो है आपका घर, आपका शहर, वो कंफर्ट जोन है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि कैसे ये आपका जो शहर है, वो आपका कंफर्ट जोन आपकी लाइफ को बर्बाद करता है। एक राजा ने बहुत ही शौक से 2 अच्छी क्वालिटी के ईगल खरीदे, बाज, और दोनों को ट्रेन करने के लिए एक टीचर को रखा कि इनको ऐसा ट्रेन करो कि ये दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ सके। तो दोनों को टीचर ने ट्रेन करना स्टार्ट किया, और 6 महीने का टाइम राजा ने दिया था। 6 महीने के बाद वो ट्रेन करके आया और बोला कि राजा जी, हमने दोनों को ट्रेन कर दिया, दोनों बड़े भी हो गए हैं, दोनों अब आसमान में एकदम कलाबाजियां करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, आप अब इसका इम्तिहान ले सकते हैं। तो पहला जो ईगल था, जो पहला बाज था, उसको राजा ने बोला कि उड़ाओ। तो उसको उड़ाया तो वो पूरी हाइट पे गया और पूरा उड़ने लगा और पूरे कलाबाजी करने लगा। मतलब राजा बहुत खुश हुए
कि बेस्ट टीचर हैं आप, बहुत अच्छा आपने किया। राजा ने कहा आप दूसरे को उड़ाओ। तो दूसरे को उड़ाया तो वो थोड़ा सा उड़ा और फिर जाके डाल पे बैठ गया। राजा ने कहा ये क्या है, तोड़ ही नहीं रहा है। तो उसने कहा नहीं सर उड़ेगा। फिर ट्राई किया गया, फिर उड़ाया, फिर नहीं उड़ा। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो थक गया उसका टीचर, वो उड़ ही नहीं रहा था। तो राजा ने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत ट्रेनिंग दी, एक बहुत अच्छा उड़ रहा है, दूसरा उड़ नहीं रहा है। टीचर ने कहा हमने तो दोनों को सेम ट्रेनिंग दिया सर। तो राजा ने उसको पनिश किया, टीचर को, और निकाल दिया कि आप अच्छे शिक्षक नहीं हो। और राजा को ईगल को उड़ाने का बड़ा शौक था। तो उसने अपने जो उनके जो प्रजा थी सबको बुलाया और कहा कि जो कोई भी इस ईगल को आसमान में उड़ा देगा उसको मैं बहुत सारे इनाम दूंगा, बहुत सारे प्राइजेस दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, किसी से नहीं उड़ा। उस राज्य में एक धोबी रहता था। अब धोबी आप सबको पता है, नॉर्मली पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे उस जमाने में। धोबी आए, उन्होंने 1-2 दिन देखा, पहले ऑब्जर्व किया कि ये करता क्या है। उस ऑब्जर्वेशन से उनको पता लगा कि उस ईगल को आदत पड़ गई है एक एक पर्टिकुलर डाल पे बैठने की। एक सेम पेड़ का सेम ब्रांच था, उसी पे वो ईगल बार बार जाके बैठ जाता था। वो इतना उसको होमली फील होने लगा था उस डाल पे कि वो अब डाल बदलना ही नहीं चाहता था। तो धोबी जो थे उनको समझ में बात आ गई कि हो ना हो ये डाल पे बैठने की इसको आदत पड़ी है। उसने राजा से कहा कि राजा साहब मैं उड़ा दूंगा इसको। राजा बहुत खुश हुए कि भाई कोई नहीं उड़ा पाया, ये धोबी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी ये कह रहे उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा उड़ा दो। तो उसने एक कुल्हाड़ी ली और वो डाल काट दिया। और वो डाल काटने के बाद उसको उड़ाया। तो उड़ के वो एक बार वापस आया तो देखा कि वहां पे डाल मेरे वाली नहीं है। और जैसे ही देखा कि डाल नहीं है तो फिर वो उड़ गया और उड़ने लगा और उड़ता रहा। तो दोस्तों हम में से भी ज्यादातर लोगों के पास, हम लोग जो कंफर्ट जोन है हमारा उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस में जिस तरह का उनको स्पीड मिलना चाहिए वो स्पीड नहीं मिल पाता है। दोस्तों इस बिजनेस का ये नेचर है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है, आप चाहें या ना चाहें, ये फैलकर ही चलता है। कभी कभी आप इसको खुद लेके जाएंगे बाहर, और कभी कभी ये खुद ही बाहर चला जाता है। तो आपको बाहर तो जाना पड़ेगा ही अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है। तो अगर आपकी टीम सिर्फ एक जगह है तो आपको आगे बढ़ने के लिए अब काम करना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन नहीं आया, नहीं क्वेश्चन पहले आना चाहिए। दोस्तों मैं हाँ तो ठीक है, पहले वाई पे आता हूं कि क्यों आपको करना चाहिए, अलग अलग सिटीज में अपना बिजनेस क्यों ग्रो करना चाहिए। उसके लिए आपको जो सबसे पहली बात है वाई, उस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि बाहर में काम करना शुरुआत में आपको परेशानी देता है। इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। शुरुआत में एक नए शहर में टीम खड़ी करना डिफिकल्ट है। आपको घर में काम करना ज्यादा आसान है, लेकिन वो घर वाला जो टीम है ना, घर वाली टीम, वो बाद में आपको कष्ट देने लगती है क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट लोग कम बनते हैं। और बाहर की टीम जल्दी ग्रो करती है, वहां जल्दी लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं। इसलिए कहा जाता है इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। सेकेंड पॉइंट कि आप यू ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव आउटसाइड योर टाउन। दोस्तों जब आप अपने घर में होते हैं, अपने शहर में होते हैं, तो आपको 50 काम होते हैं। आपको कई बार बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है, कई बार घर के कुछ सामान भी लाने पड़ते हैं, कई बार वाइफ को घुमाना भी होता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन जब आप काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास काम के अलावा कुछ नहीं होता। और अगर आपका गोल है, आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, तो वहां पे आप कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है वहां पे,
क्योंकि वहां पे आपकी फैमिली नहीं है, वहां पे आपके फ्रेंड्स नहीं है, वहां पे आपके रिलेटिव्स नहीं है, तो वहां पे सिर्फ आपके पास काम होता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि आप जो 10 दिन अपने घर में रुक के काम करेंगे और 2 दिन बाहर काम करेंगे, वो दोनों बराबर होता है। मतलब आपके होम टाउन में आप 10 दिन काम करें और बाहर 2 दिन काम करें, दोनों का रिजल्ट और टाइम, एनर्जी आपका बराबर होता है। चौथी बात कि वहां पे जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो आप वहां पे एक थर्ड पार्टी का रोल करते हैं। सपोज आपकी टीम कहीं चली गई, या आपकी डायरेक्ट टीम हो या आपकी इनडायरेक्ट टीम हो, अब उस शहर में जब आप जाते हैं तो वो आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं। तो वो लोग आपको महत्व भी देते हैं, आपकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि वहां पे आप एक थर्ड पार्टी हैं। और इस बिजनेस में थर्ड पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पार्टी का रोल आपको करना ही चाहिए। तो इसलिए थर्ड पार्टी के तौर पे जब आप जाएंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलती है। ये मैंने आगे भी कहा है आपको कि दूसरे शहर में लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। आपके शहर के लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। हम में से किसी की वाइफ हम लोगों को सीरियसली नहीं लेती है, ठीक है? आपके बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपके भाई आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपके जितने नजदीक के लोग होंगे वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। बाहर के लोग आपको सीरियसली लेते हैं। इसलिए नए शहर में बिजनेस करना अच्छा रहता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया कि लोकल टीम में इंडिपेंडेंट लोग जल्दी नहीं बनते हैं, वो आप पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और आपके होम टाउन के लोग जल्दी क्विक लर्निंग नहीं करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आप मल्टीपल सिटीज में काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा फायदा मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार किसी लोकल इशू की वजह से हमारा बिजनेस डिस्टर्ब होता है। अभी तो ये कोरोना वर्ल्ड वाइड इशू है, लेकिन ज्यादातर लोकल इश्यूज होते हैं। अभी से पहले जो वायरस भी आते थे तो वो लोकल इश्यूज थे, कहीं कहीं होता था, कहीं नहीं होता था। तो सपोज करिए कि आपकी टीम एक ही शहर में है और उस शहर में कोई घटना या दुर्घटना हो गई, कोई अनवांटेड सिचुएशन आ गया वहां पे, तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल सिटीज में आपके बिजनेसेस हैं, तो चाहे कोई इलेक्शन हो, कोई घटना दुर्घटना हो गई हो, या कोई लोकल फेस्टिवल हो, किसी भी वजह से आपका जो एवरेज बिजनेस है, आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है जब आपके मल्टीपल सिटीज में होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको फायदे बताए कि आपको अपना बिजनेस क्यों अलग अलग शहरों में बिल्ड करना चाहिए। अभी लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट आता है कॉशन। किसी भी काम को करने से पहले कुछ चेतावनी दी जाती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो वैसे तो आप सबके अपलाइन यहाँ पे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी बात है कि लोगों के अपलाइन होते हैं और वो बहुत अच्छी उनको प्रैक्टिकल चीजें सिखाते रहते हैं। मैं आपको आउट ऑफ द टाउन ग्रुप बनाने के कुछ कॉशंस बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप इनेजिक बिजनेस में फोरे बनने के पहले आउट ऑफ द टाउन ग्रुप स्टार्ट न करें। कम से कम आपका फोरे क्वालिफाई हो गया। फोरे हमारे यहाँ 20 मशीन में क्वालिफाई होता है, 21st सेल, चौथा आपका डायरेक्ट फोरे होता है आपका। तो फोरे क्वालिफाई करने के बाद आपको कम से कम बाहर ग्रुप स्टार्ट करने का सोचना चाहिए। कारण क्या है आगे बताऊंगा आपको। सेकंड जो है कि कभी भी आप कोई नया शहर स्टार्ट करें तो शुरुआत में आपको 100-200 किलोमीटर स्टार्ट करना चाहिए, फिर बाद में आप 500-1000 किलोमीटर स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप बाहर काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो अगर आप फोरे हैं तो आप खर्चों को मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले अपना बजट, अपनी अफोर्डेबिलिटी एक बार जरूर चेक करें। क्योंकि अगर आप बजट का ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार नए शहर में बिजनेस स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है, और ज्यादा टाइम लगा तो आप फिर फेल हो जाएंगे और आपका जो बिजनेस भी है वो भी नेगेटिव चला जाएगा, आप भी नेगेटिव चले जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं अपना बजट चेक कर लूं, अफोर्डेबिलिटी चेक कर लूं कि मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। थर्ड जो है वो बहुत बड़ा एक चेतावनी है कि कई बार हम लोग यूजर्स के साथ स्टार्ट कर लेते हैं नया शहर, और वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है।
क्योंकि हमारी जो मशीन है उसको सीखने में, समझने में, क्लीनिंग समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर जो यूजर होते हैं वो अपना कोई काम खुद से नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने एक नेटवर्क मार्केटर से स्टार्ट किया है या किसी स्ट्रांग पर्सन से स्टार्ट किया है जिनका विजन स्ट्रांग है, जिनके लाइफ के कुछ सपने हैं और अच्छे लोग हैं, मजबूत आदमी हैं, तो उनके साथ आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैं इसको एलोबरेट करूंगा एक एग्जांपल से। आप सबने कभी ना कभी फुटबॉल खेला होगा और हम सबको एक्सपीरियंस है कि फुटबॉल में अगर हवा कम हो जाए तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हैं फुटबॉल के, आप उसको गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचा सकते। तो फुटबॉल मैच में बहुत जरूरी होता है कि फुटबॉल में हवा भरा हुआ हो। तो अगर हम नया शहर स्टार्ट कर रहे हैं और उस व्यक्ति में हवा है ही नहीं, तो वो वही कम हवा वाले फुटबॉल की तरह वो व्यक्ति है जिसपे हमको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो ही पहली बात कि आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन से स्टार्ट करना है। लेकिन अब एक बात आती है कि कई बार स्ट्रॉन्ग पर्सन जो होते हैं वो आपसे पकड़ में आते नहीं है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आप आपने देखा होगा कि जो रैबिट होता है, खरगोश, उसको पकड़ने के लिए सिर्फ फुर्ती चाहिए होती है। आपके अंदर अगर फुर्तीले आप हैं तो आप रैबिट को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाथी पकड़ना है, स्ट्रॉन्ग पर्सन हाथी की तरह होता है सर। अब अगर आपको हाथी पकड़ना है तो फुर्ती से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप बिना सिस्टम के हाथी के पास जाएं तो हाथी एक पैर से मार देगा तो आप फुटबॉल बन जाएंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग पर्सन को पकड़ना है, बट सिस्टम को अप्लाई करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए पकड़ना है। तो बड़े से बड़ा हाथी नहीं, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जाइंट भी होगा तो हम लोग उसको भी पकड़ सकते हैं अगर सिस्टम को अप्लाई करना समझ गए। क्योंकि सर्कस में हाथी, शेर सब रखे जाते हैं, कोई तो पकड़ के लाया होगा ना, तो उन्होंने सिस्टम लगाया। अकेला आदमी नहीं पकड़ पाएगा हाथी को। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि स्ट्रॉन्ग पर्सन होता कौन है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो तो ही वो स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारी इंडस्ट्री में अभी लोग नहीं आए हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आज तक उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को हाथ नहीं लगाया क्योंकि उनको कोई अच्छा प्रोडक्ट, कोई अच्छा प्रोफाइल, कोई अच्छी कंपनी नहीं मिली, नहीं दिखी। वो यूजर्स हैं, कई बार वो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। तो स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या होता है, उसके लिए एक वर्ड हमारे यहाँ यूज होता है, कोर वर्ड, CORE, कोर। कोर में जो C होता है उसका मतलब होता है कमिटेड। कोई भी व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए अगर वो कमिटेड है तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। सेकेंड थिंग कि अगर वो कमिटेड है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, टाइम देने के लिए, तो भी वो एक कमिटेड पर्सन है। अगर वो नहीं जानते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि वो टाइम देने के लिए तैयार है। थर्ड चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी है। कई लोग होते हैं जो अपना अपना सिस्टम अप्लाई करते हैं और वो अक्सर फेल हो जाया करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है वो आपका स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों होना चाहिए। और ये तो सी की बात है, कमिटमेंट की। सेकंड चीज जो ओ होता है, CORE, तो ओ होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति कौन होता है, जो अपने टाइम को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, हर चीज को जो व्यक्ति अच्छे से मैनेज कर पाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अगर अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं तो वो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके नहीं है। और थर्ड जो बात आती है वो है RCORE होता है। तो R होता है रिलेशनशिप विद अदर्स एंड यू एज अ अपलाइन।
कई लोगों का संबंध बहुत सारे लोगों से खराब होता है। उनकी आदत होती है, उनके संबंध किसी से अच्छे नहीं होते, और वो इस बिजनेस में भी आते हैं तो अपने अपलाइन से भी उनके संबंध अच्छे नहीं होते। तो जिस व्यक्ति का संबंध अपने अपलाइन से और अपने सराउंडिंग से अच्छा नहीं है, वो आपका स्ट्रांग पर्सन नहीं हो सकता है। मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग में वो आदमी स्ट्रांग होना चाहिए। एंड फोर्थ है ई फॉर एंथुजियाज्म। आप सबको पता है कि बिना एनर्जी के कोई भी चीज मूव नहीं करती है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर एंथुजियाज्म नहीं है, तो वो व्यक्ति आपके लिए बेकार है, वो स्ट्रांग पर्सन आपका नहीं है। तो वैसे लोगों के साथ हमको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, मैं नेक्स्ट आता हूं, हाउ, कैसे। कैसे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी भी नए सिटी में बिजनेस को स्टार्ट करें तो पहले से प्लानिंग कर लें कि मुझे 6 महीने तक लगातार उस सिटी में जाना है, चाहे बिजनेस कम हो या ज्यादा हो। कई बार होगा कि पहले महीने आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, दूसरे महीने नहीं मिलेगा। वहां पे आपको थोड़ा धैर्य के साथ जाते आते रहना है। जाने से आपका रेपो बढ़ेगा, वहां के लोगों के साथ आपका गुडविल क्रिएट होगा, और धीरे धीरे जिनको आपने शुरू में बताया होगा वो भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी भी नए शहर को स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो तय कर लें कि मुझे 6 महीने तक जाना ही जाना है लगातार। कम से कम अगर आप 15 दिन में नहीं जा सकते तो महीने में एक बार जरूर जाएं, और 15 दिन में जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अपना अफोर्डेबिलिटी और अपना बजट चेक कर लें। सेकंड जो कैसे करें उसका जो पॉइंट है, टीच थ्रू टूल्स। दोस्तों, हम जब जाते हैं नए बिजनेस को लेके, हमारी मशीन लोगों ने देखी नहीं है कि ऐसा भी होता है कि पानी पीने से सेहत पे अच्छे प्रभाव पड़े। तो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, और अगर उन सवालों का जवाब आप सिर्फ अपनी जुबान से देंगे तो उनको फिर, जब आप वहां पे नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद जब आप वहां से लौट आएंगे, तो वो उनके पास फिर बताने को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी सवाल का जवाब या उनको जो टीच किया आपने, वो टूल्स के थ्रू किया है, जैसे हमारा जो मिरेकल कैंगन का अपना जो वीडियोस हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे पीपीटीज हैं, उनके थ्रू अगर आप टीच करते हैं टूल्स के थ्रू, तो आप जब नहीं रहेंगे वहां पे तो उनके साथ वो टूल रहेगा, और वो बहुत अच्छे से अपना बिजनेस आगे भी बिल्ड कर लेंगे। आंसर कोटिंग योर अपलाइन, एडिफाई योर अपलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका अपलाइन आपके साथ नहीं होता है नए शहर में, लेकिन जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को, जो भी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है आपका, उसको आप जरूर वहां पे प्रमोट करें। और वो कोई भी सवाल करें वहां के लोग, तो आप उनका नाम लेते हुए, अपने अपलाइन का नाम लेते हुए आंसर दें कि सर ऐसे बोलते हैं। तो क्या होगा कि बाद में जब आपको वो रिप्लेस करेंगे, जैसे आप 2 महीने 4 महीने बाद जब आपके अपलाइन उस शहर में जाएंगे, हो सकता है कि आप उस शहर में नहीं हो, तो भी वहां के लोग आपके अपलाइन को सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, क्योंकि आपने अपने अपलाइन को उनके सामने एडिफाई किया था। तो अपने अपलाइन को, अपलाइन से मेरा कहने का मतलब ये है, क्लियर कर दूं आप लोगों को, कई बार आपके स्पॉन्सर आपके अपलाइन नहीं होते हैं। अपलाइन वो होता है जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है। अगर एक ही पद पे कोई 6 साल से बैठा है, वो अपलाइन नहीं है सर। अपलाइन वो है जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है। तो आप उनको एडिफाई जरूर करें। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है कैसे करने का, वो ये है कि जब हम नए शहर में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, इससे लोग ज्यादा सीखते हैं। आप क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता, उससे ज्यादा मतलब होता है कि आप करते क्या है वहां पे। तो आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जाते हैं, तो वहां का अपना शेड्यूल फुल पैक बनाइए, ताकि आप उनको बता पाए कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। और एथिकल बिजनेस करें, एथिक्स की बातें करें, अनएथिकल कोई प्रैक्टिस ना करें, वरना वही डुप्लीकेट होने वाला है। तो अगर आप अपना वर्क कल्चर और एथिक्स उन 2-3 दिनों में बार बार जब भी आप जाएंगे डेमोस्ट्रेट करेंगे वहां पे, तो आपका राइट डुप्लीकेशन होगा, और वहां के लोग भी एथिकल बिजनेस करेंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, ये पेशेंस इज वर्च्यू।
अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप नए शहर में काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे पहले महीने से बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि कई लोगों को ग्रो करने में, सीखने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो आप, इसीलिए मैंने कहा था कि 4-5 स्टेशन लेके चलें, कि कोई स्टेशन आपका थोड़ा तेज चलेगा, कोई स्लो चलेगा, तो आपका एवरेज बिजनेस आता रहेगा और आपके खर्चे मीट आउट होते रहेंगे। आपको अपने एक्सपेंसेस की चिंता नहीं होगी। इसलिए हमेशा पूरे बनने के बाद अगर आपका बजट अलाउ करे, चेक करके आपको इस बिजनेस को धीरे धीरे अलग अलग शहरों में ग्रो करना चाहिए। दोस्तों, आज जो ये मैंने आपको ये बातें की, ये बातें सारी आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता हो सकता है और मुझे पता है कि कई यहाँ पे इस मीटिंग में कई महान लोग बैठे हैं, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, मेरे जो क्रॉस लाइन्स हैं वो भी बैठे हैं, जो सुदेश सर की अदर टीम है वो भी बैठे हैं, बहुत महान लोग बैठे हैं, सबको पता है सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नॉलेज इज नॉट द पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो हम सब जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, हम सभी लोगों से एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग अपनी अपनी टीम के इंजन हैं। ट्रेन, हम सब लोगों ने देखा है, ट्रेन के इंजन की जितनी स्पीड होती है, ट्रेन की स्पीड उतनी ही होती है। हम में से कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, मेरे डिब्बे तेज भागेंगे। अगर डिब्बे तेज भागेंगे तो इंजन का क्या होगा सर? तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी स्पीड बरकरार रखना चाहिए। हमें स्पॉन्सर लोगों को करते रहना चाहिए, हमें वर्क एथिक्स दिखाते रहना चाहिए, हमें तेज भागते रहना चाहिए, तो हमारे डिब्बे भी तेज भागेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ द इंजन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप इंजन हैं अपनी टीम के, स्पीड बनाए रखिए, भागते रहिए। ऐसा नहीं कि 6 से अचीव कर लिया अब बैठ गए, 6 से 2 अचीव कर लिया अब बैठ गए, नहीं, भागते रहना है जीवन में। शुरुआत मैंने वहीं से की थी कि इफ यू रेस्ट यू रस्ट। अगर आप रुकेंगे तो जंग लग जाता है लोगों को। अभी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेंड लोग मार्केट में अदर अदर कंपनीज में हैं, उनके लिए एक स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि क्या हालात हैं अगर आप अपने काम को रेगुलर नहीं करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रेंड हो जाते हैं और हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है तो हम लोग काम करना कम कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टोरी है छोटी सी। एक सर्कस था, तो वो सर्कस बहुत हाई फाई था और बहुत फेमस था। उसमें बहुत सारे शेर जानवर, दूसरे दूसरे सारे जानवर थे। तो अचानक से गवर्नमेंट का उस एरिया में एक आदेश आ गया कि सर्कस जो है वो अलाउ नहीं है, आप वाइल्ड एनिमल्स के साथ वायलेशन कर रहे हैं, तो आप सारे जानवर को जंगल में छोड़ आइए। तो उस जो सर्कस था उसमें 10 शेर थे, लायंस 10, और वो 10 साल से उस सर्कस में थे। मतलब वो करीब 10 साल या 5 साल बहुत पुराने समय से थे। तो उनका जो हैबिट हो गई थी कि उनको रोज मरा हुआ मांस लाके खाने को दिया जाता था। तो वो मरा हुआ मांस खाते थे और मस्त थे। लेकिन अचानक से जब ये गाइडलाइन आया गवर्नमेंट का कि सारे जानवरों को जंगल में छोड़ना है, तो उनको तो बहुत समय हो गया था शिकार किए हुए, उन्होंने शिकार कभी किया ही नहीं था। तो वो 10 के 10 छोड़े गए जंगल में। तो जंगल में शिकारी कुत्ते थे। अब जंगल में उनको खाने को नहीं मिला तो वो कुत्ते शिकारी हो गए थे। अब उन कुत्तों ने उन शेर का शिकार कर दिया। तो कुत्तों ने जब शेर का शिकार कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम जो सीनियर्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, अगर हम लोग खुद डायरेक्ट स्पॉन्सर्स नहीं करते रहेंगे, लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, तो शिकार हो जाएंगे। शेर का भी शिकार कुत्ते कर जाते हैं। तो हमेशा हमें भागते रहना चाहिए और शिकार करने की आदत बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जल्द से जल्द मंजिल पे पहुंचे। जो भी मंजिल आपने एनर्जी के अंदर डिसाइड किया है
जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पे जाएं, ये मेरी शुभकामना है आप सबों से। मिरेकल टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है, वी आर द बेस्ट टीम और हमें बेस्ट बने भी रहना है। तो एक लास्ट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अपील करती है कि अगर आपके बच्चे से या मेरे बच्चे से, मेरे बेटे से या मेरी बेटी से कोई पूछे कि बेटा या बेटी आप किसकी तरह बनना चाहते हो, और अगर उसने किसी दूसरे का नाम ले लिया, तो एज अ फादर बहुत हर्ट होंगे हम लोग। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे से अगर कोई पूछे कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, तो वो सचिन का नाम ना ले, अमिताभ का नाम ना ले, हमारा नाम ले, अपने फादर का नाम ले। ऐसा कुछ करें। इसी मैसेज के साथ थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड लिसनिंग, एंड थैंक यू सुदेश सर